हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो देखो, हमने लाइन एंड एंगल तो कर ही लिया है। ठीक है, लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया और लास्ट में हमने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी देख लिए थे, ट्राइंगल पर बेस्ड थे काफी। तो उनको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया और आज हम ट्राइंगल स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से लाइन एंड एंगल को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, उसी तरह से ट्राइंगल को भी कंप्लीट करेंगे। ट्राइंगल के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे जितना ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैल जाना है। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और नहीं बनते हैं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। CHSL के लिए कितना ज़रूरी है, CGL के लिए कितना ज़रूरी है, तो उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल को समझने के लिए सबसे पहला, बिल्कुल जिस तरह से हम हमेशा करते हैं, पहले नाम को ही समझ लेते हैं। देखो, ट्राइंगल या फिर इसे हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। क्या बोला जाता है? त्रिभुज। तो देखो, ट्राई मतलब थ्री होता है, ट्राई मतलब थ्री। और एंगल्स मतलब कि एंगल्स, कौन? एंगल्स। तो एक ऐसा फिगर जिसमें थ्री एंगल्स हो। और अगर हिंदी का देखें तो त्रि मतलब कि भी क्या होता है? थ्री होता है, तीन होता है। और भुज मतलब कि भुजाएं, मतलब कि साइड। भुजाएं या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। मतलब एक ऐसा फिगर, अगर दोनों की डेफिनेशन को कंसीडर करें, तो एक ऐसा फिगर जिसमें थ्री साइड्स पॉसिबल हो और थ्री एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हो। तो एक ऐसा फिगर तो कुछ इस तरह का ही बन रहा होगा जो मैं यहाँ पर बनाकर लाया हूँ, ABC। ठीक है, यहाँ पर देखें तो देखो, थ्री एंगल्स भी फॉर्म होने लग रहे हैं और थ्री साइड्स भी यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल हैं, तीन साइड्स हैं, तो और ये क्लोज्ड फिगर भी है, एक बंद बहुभुज का भी ये काम कर रहा है। तो एक ऐसा पॉलीगन, तो हम ये बोल देंगे कि एक ऐसा पॉलीगन विद थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। थ्री रह गया है यहाँ पर, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। वो क्या होगा अपने पास? वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होगा, एक ट्राइंगल बन रहा होगा। अब ये ट्राइंगल कई तरीके के पॉसिबल है, इन एंगल के बेसिस भी इन्हें डिवाइड किया गया है और साइड के बेसिस पर भी इन्हें डिवाइड किया गया है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हम बहुत बहुत बेसिक सी बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और इस बार CHSL में भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरह का एक क्वेश्चन। इज ट्राइंगल पॉसिबल विद साइड्स 5, 7 एंड 10 और 3, 4, 8? SSC में जो क्वेश्चन आया था, वो CHSL में जो क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा इससे अलग था, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ही समझ लेते हैं कि अगर हमें थ्री साइड्स गिवन हो, तीन भुजाएं हमें दी हो और पूछा हो कि बताओ ये भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी तीन भुजाएं ली और बोल दिया कि चलो एंगल बन गया। तो अगर पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो पहले इसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट समझें। तो देखो, होता क्या है कि हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए तीन पॉइंट होना जरूरी है। तो वो तीन पॉइंट कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक वाला केस कंसीडर किया जाए। तो देखो, एक AB साइड है, उसमें मैंने एक C पॉइंट बीच में कंसीडर किया है। एक AB मेरे पास साइड है, एक लेंथ है, उसमें मैंने मिड पे कोई एक C पॉइंट कंसीडर कर लिया है। जरूरी नहीं है मिड पॉइंट है, कहीं पर भी हम ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर इस चीज को समझा जाए तो देखो, AC प्लस CB अगर मैं करूंगा, देखो AC वाली लेंथ और CB वाली लेंथ को जब मैं ऐड करूंगा, तो ये इक्वल होगा किसके? AB के। ये टोटल लेंथ फॉर्म कर रहा होगा। टुकड़ों में अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ बन रही होगी। अब अगर ये तो केस हो गया इसके लिए, अब जब भी पॉइंट इस तरह के होते हैं तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, इन्हें संरेख बिंदु बोला जाता है। संरेख बिंदु, ये तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे या फिर कोलीनियर पॉइंट्स होंगे। कोलीनियर पॉइंट्स होंगे, मतलब एक थ्री पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट थ्री या फिर मोर देन टू पॉइंट ऐसे होते हैं जो अगर एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोल दिया जाता है कि वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये तो इनका केस हो गया। उसके लिए ये जो दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है, अगर वो टोटल के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम थोड़ा इसके लिए बात करेंगे। लेकिन यहां से ट्राइंगल का कंसेप्ट निकलता है कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अगर मैं आउटसाइड ले लेता हूं, और अब अगर मैं इन्हें ए से, इस पॉइंट को मैं ए से और बी से अगर ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरे पास ट्राइंगल बन जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी AC प्लस C भी ये वाली वैल्यू ट्रू होगी क्या?
नहीं होगी, क्योंकि जो ए बी होगा वो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ए बी जो होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जानते हैं मिनिमम जो दूरी होती है वो क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन कर रही होती है। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन अगर हम ए सी और बी सी को देखें तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब कि जो ए सी प्लस बी सी होगा, ए सी प्लस बी सी होगा, वो कितना भी हो लेकिन ए बी से तो ज्यादा होगा, ए बी से तो ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ए बी है वो लॉन्गेस्ट साइड है, जो ए बी है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो ए बी क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। जरूरी नहीं है ले, बाकी इसको औरों के लिए भी करेंगे तो भी पॉसिबल होगा, लेकिन हम ए बी को लॉन्गेस्ट साइड कंसीडर कर सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी भुजा। तो यहां से क्या निकल कर आता है कि ट्राइंगल का जो कंसेप्ट होगा, ट्राइंगल कब पॉसिबल होगा, जब दो साइड का सम, जब दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा हो, तो वो ट्राइंगल की कंडीशन होगी। तो यहां से एक कंडीशन निकलती है, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन बनता है हमारा कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा ही होगा। अब कितना ज्यादा है वो अलग बात है। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा अगर ब्रेक करके लिखता हूं तो यहाँ से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं। क्या निकल सकता है कि देखो यहाँ पे एक साइड को इधर भेज दो, तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी। अब देखो ए बी माइनस बी सी क्या है, दो साइड का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, दो भुजाओं के बीच का अंतर, दो भुजाओं के बीच के अंतर को ही तो ये दर्शा रहा है, क्योंकि ए बी भी एक साइड है ट्राइंगल की और बी सी भी एक साइड है। तो यहां से ए बी माइनस बी सी हमेशा छोटा होगा किससे, थर्ड साइड से। तो यहां से ही एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। हिंदी में बताएं तो देखो, दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का सम हमेशा बड़ा होगा, का योग हमेशा ज्यादा होगा किससे, तीसरी भुजा से। ठीक है, और यहां से समझें दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब यहीं से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उसको समझ लेते हैं। उसने बोला है कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है इन साइडों से 5, 7 और 10। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है वो सम ऑफ टू साइड से छोटी हो, या फिर सम ऑफ टू साइड ग्रेटर हो देन थर्ड साइड। तो देखो 5 और 7 कितना आ रहा है, 12 है, तो ग्रेटर देन 10 है। कोई भी दो साइड देखो 10 प्लस 7 करेंगे, अगर ग्रेटेस्ट साइड से सम बड़ा आ रहा है ना तो वो सभी के लिए ट्रू होगा, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर इसे ग्रेटेस्ट साइड कंसिडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 प्लस 7 17 ग्रेटर है 5 से, और 5 प्लस 10 ग्रेटर है 7 से, तो पहली कंडीशन ट्रू है। और इसी से हमने सेकंड कंडीशन निकाला था, तो ये तो यहीं से रिजल्ट निकल जाएगा कि हाँ इसके लिए ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा। दूसरा भी देख लेते, डिफरेंस हमेशा क्या होगा, लेस होगा थर्ड साइड से। तो देखो 5 माइनस 7 2, थर्ड साइड से लेस है। 7 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो 3 5 से लेस है, और 5 माइनस 10 करेंगे तो 5 7 से लेस है। तो ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब देखो 3 4 और 8 के लिए देखते हैं, 3 4 और 8 के लिए देखो 4 प्लस 3 क्या 7 से ग्रेटर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन जो पूछा गया, तो CHSL में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, मतलब कितने ट्राइंगल पॉसिबल है इन साइड से। दे लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन था ऊपर, 5 7 और 10, 5 7 और 10 के लिए हम देख लेते हैं कितने ट्राइंगल यहाँ से पॉसिबल है। ट्राइंगल तो बन रहा है, लेकिन ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे जिनकी भुजाएं 5 7 और 10 होंगी,
देखते हैं। तो देखो मैंने ये बोला कि ट्राइंगल जब पॉसिबल होगा उसकी जो थर्ड साइड होगी, जैसे मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, इसको अभी हटाते हैं, ए बी और सी, ये हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड है और सी को मैं बोल देता हूं लॉन्गेस्ट साइड है अभी के लिए, है ना। तो देखो जो थर्ड साइड होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए दोनों के डिफरेंस से और स्मॉलर होनी चाहिए दोनों के सम से। यही वाली बात तो मैंने बोला कि जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से, और जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा थर्ड साइड से। तो देखो जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से यहाँ पर छोटा भी है और जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा भी है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। तो ये वाला रिलेशन हमें याद रखना है बस। बात समझ गए कि अगर किसी ट्राइंगल में 3 साइड है, ठीक है, और उसमें सी हम लॉन्गेस्ट साइड बोल देते हैं, तो जो डिफरेंस होगा दो साइड का वो हमेशा लेस होगा थर्ड साइड से और जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। तो ये रिलेशन बनाना बड़ी बात नहीं है। अब इसको क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सपोज एक साइड में गायब कर देता हूँ ये 10 वाली, तो ऐसे कितने, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगे, अभी हम ट्रायंगल पर भी आएंगे। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जो 5 और 7 से बन सकते हैं, मतलब जिनमें दो साइड कितनी हो, 5 और 7 हो। तो देखो थर्ड साइड मैंने x मान ली, तो ये 5 माइनस 7 तो 2 आया, 5 माइनस 7 तो 2 आया, और 5 प्लस 7 कितना आया, 12। मतलब x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 2 से ग्रेटर 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 7 8 9 10 11, 12 नहीं पॉसिबल है क्योंकि 12 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे क्योंकि जितनी वैल्यूज x की हम रख पाएंगे उतने ही ट्राइंगल पॉसिबल हो पाएंगे और ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग रहे होंगे। तो हमने x की वैल्यूज निकाली और जो x की वैल्यूज आएंगी वो ही उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो ये ट्राइंगल पर क्वेश्चन था। इस पे आगे भी अभी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अभी इसका डेप्थ में आगे जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन ये बेसिक था कि ट्राइंगल पर अगर पूछ लिया जाए तो किस तरह से करेंगे। आगे थोड़ा सा ट्राइंगल को समझने के बाद इस पर वापस से क्वेश्चंस लेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो सभी को समझेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा। ये हमें समझ में आया कि कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स है और 3 एंगल्स हैं। अब देखो इन्हीं के बेसिस पर ट्राइंगल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, एंगल के बेसिस पर भी और साइड्स के बेसिस पे भी। तो देखो एक तो स्केलेन ट्राइंगल होता है अपने पास, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, हिंदी में नाम थोड़े अच्छे होते हैं खतरनाक वाले। दूसरा स्केलेन ट्राइंगल तो हो गया, एक होता है अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। और थर्ड वन अपने पास होता है इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब इनको समझे, एंगल वाले को अभी समझेंगे थोड़ा सा। अभी हम साइड के बेसिस पर देख लेते हैं कि साइड के बेसिस पर एंगल कितने कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं साइड के अकॉर्डिंग। स्केलेन ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड, अगर किसी ट्राइंगल में देखो, एक तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो ट्राइंगल होगा वो ABC होगा, और ए के जो अपोजिट साइड होगी वो स्मॉल ए होगी उसकी लेंथ, बी के जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ स्मॉल बी होगी, और सी के जो अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ स्मॉल सी होगी। इससे होगा क्या, कभी अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो आपको पता होगा ए के अपोजिट साइड में लिख रहा हूँ, और इसी चीज को मैं यहाँ पर ध्यान भी रखूंगा, ठीक है। तो अगर स्केलेन ट्राइंगल है तो उसमें तीनों ही साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है, और तीनों साइड इक्वल नहीं होती है तो तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, तो तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये स्केलेन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ना तो एक भी साइड इक्वल है ना ही एक भी एंगल इक्वल है। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आइसो मतलब कि दो, समद्विबाहु मतलब कि दो, यहाँ पर दो साइडें इक्वल होंगी, कोई भी दो हो सकती है, हो सकता है बी और सी इक्वल हो सकता है ए बी इक्वल हो सकता है ए और सी इक्वल हो।
हम यहाँ पर बता देते हैं कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, और ये इसके लिए मैंने फिगर बनाया, इसके लिए अगर बनाएंगे तो तीनों ही साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पर सपोज AB इक्वल्स टू AC है, और इस तरह से जो सिंबल बनाया जाता है एक कट का, इसका मतलब ये होता है कि वन कट के जो ये सेम सिंबल वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल है, और अगर एरो बना रहा हूँ इसका मतलब वो पैरेलल होंगी। तो ये साथ साथ मैं बताता चलूंगा। तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के, तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड इक्वल है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, और इस चीज को हम प्रूफ करेंगे कि क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो बी इक्वल। इसका मतलब ये है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्यों बराबर होते हैं, है ना। तो उस चीज को हम आगे प्रूफ करेंगे, लेकिन थोड़ा समझे तो सही, चले तो सही आगे। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे होंगे जिनमें दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन एंगल कौन से इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे, देखो इस साइड के अपोजिट और इस साइड के अपोजिट। तो इस बात को याद रखना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल पर आते हैं, इसमें समबाहु मतलब सारी ही भुजाएं बराबर हो गई। देखो एक भी बराबर नहीं थी, दो बराबर थी, अब तीनों ही बराबर हो गई हैं। अब तीनों ही साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखो A बराबर होगा B बराबर C के, और एंगल A बराबर होगा एंगल B बराबर होगा एंगल C के। लेकिन यहां से एक और बात अगर याद आ रही हो, तो हमने देखा था कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो रहा होगा, 180 डिग्री हो रहा होगा। और हमने बोला एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, मान लेते हैं किसी x के बराबर है, तीनों बराबर है तो एक फिक्स वैल्यू के बराबर होंगे, जो कि हमने x मान लिया। तो यहाँ पर देखो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x 3x हो गए, तो ये 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, 60 डिग्री। मतलब ईच, ये x क्या है यहाँ पर, 60 डिग्री है। इसका मतलब ईच एंगल, प्रत्येक कोण हमारा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक और रिजल्ट निकल कर आता है, ईच एंगल जो होगा ना वो इक्वल होने के साथ साथ 60 डिग्री का भी होगा। और अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो बराबर तो वो हो ही गए। क्लियर है। तो इन तीनों के लिए जो रिजल्ट याद रखना था वो बस ये याद रखना था कि स्केलन ट्राइंगल में तो कुछ भी याद नहीं रखना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं और उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। क्लियर रहेंगी ये बातें। अभी इनको आगे भी पढ़ेंगे, चीजों को डेप्थ में लेकर जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि अपने पास ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ नॉर्मल सी बातें जो अभी तक आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब एंगल के बेस पर देख लेते हैं कि एंगल के बेस पर हमने इसे किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो एंगल के बेसिस पर भी हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण ट्राइंगल होता है, न्यून कोण त्रिभुज ऐसे अभी बताते हैं इनकी। और दूसरा अपने पास होता है राइट एंगल, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और एक अपने पास होता है ओबट्यूज, जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण। अब देखो ये तो समझ में ही आ रहा होगा, अपने पास होता क्या है, एंगल इस तरह से लीनियर पेयर एंगल है और ये 90 डिग्री का होता है। तो देखो एंगल कैसे पॉसिबल है, अगर 90 डिग्री के बेसिस पर मैं डिवाइड करने लगूं तो कुछ ये जो 90 से कम होंगे उन्हें न्यून या फिर एक्यूट बोलेंगे, 90 से लेस। तो न्यून कौन से होंगे, 90 से लेस एंगल। 90 वाले को क्या बोला जाएगा, राइट एंगल बोला जाएगा। अगर उसके उससे कंपेयर कर रहे थे यार वो तो सही होना चाहिए, तो इसलिए राइट एंगल, जिसे समकोण बोलते हैं। तो समकोण कैसा एंगल होगा, जो 90 डिग्री का होगा। और जो 90 से आगे गया, देखो यहाँ से कंपेयर कर, यहाँ से मेजर करने लगे, 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री। तो 0 से 90 की रेंज जो होगी, ये वाली मैं ऐसे लिख देता हूँ इस वाली डेफिनेशन को, 0 डिग्री से 90 की जो रेंज होगी ये क्या होगी, ये एक्यूट एंगल की होगी। और 90 के इक्वल वाली जो रेंज होगी वो राइट एंगल की होगी। अभी एंगल बता देता हूं मैं आपको। और 90 से जो ग्रेटर वाली रेंज होगी इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। 90 डिग्री से प्लस के एंगल अप टू 180 डिग्री। ठीक है, बाकी और कुछ हमें देखना नहीं है इसमें। तो देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें ऑल एंगल्स आर एक्यूट,
ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे ही कोण कैसे हो, 90 डिग्री से लेस हो, है ना। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी जो एंगल है ना, मतलब ए बी सी तीनों ही क्या है, 90 डिग्री से लेस है, तीनों ही न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के हो, फिर तो वो ट्राइंगल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल ए बी, बी भी और सी को भी अगर मैं 90 डिग्री का कर दूंगा, तो देखो 90 प्लस 90 प्लस 90, ये तो 270 हो गया। और जबकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता कितना है, 180 डिग्री। तो इसलिए यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, ओनली वन एंगल, कोई भी एक एंगल क्या हो, एंगल एन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एक कोण भी अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो राइट एंगल होगा। इस तरह का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री वाली साइड होगी। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें अब देखो यहां पर भी सेम ही डेफिनेशन चलेगी। ठीक है, अब सभी एंगल अगर 90 से ग्रेटर हो जाएंगे तो वो 270 से भी प्लस हो जाएगा। तो हमें ट्राइंगल को भी रखना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए वो ट्राइंगल होना भी तो जरूरी है, और ट्राइंगल की कंडीशन ये है कि सम 90 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। तो सम 180 डिग्री रखने के लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक इस तरह का ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, जिसमें ये जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूज होगा, मतलब वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री से प्लस एंगल, ऑब्ट्यूज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। लेकिन अभी इन्हीं के लिए कुछ रिलेटेड रिजल्ट भी होते हैं, जैसा अभी हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी हमने उसके लिए देखा, स्केलन ट्राइंगल के लिए देखा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए देखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए देखा, तो कुछ रिजल्ट्स थे। तो यहाँ से भी कुछ रिजल्ट होने चाहिए। एंगल तो समझ में आ गया कि यहाँ अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिखा आया तो उसमें एक एंगल हम 90 डिग्री का मानेंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल लिखा आया तो सॉरी, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल माना तो उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ साइड में भी रिलेशन बनना चाहिए। तो देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ कंसिडर करता हूँ, एक्यूट को, ए बी और सी, ये मेरे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें सभी एंगल कितने होंगे, एक्यूट होंगे। ये लिखा मैंने, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, क्योंकि जो खेल होता है वो तो एक ही एंगल का होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट को तो सारे ही एंगल एक्यूट रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दो एंगल तो एक्यूट सभी के हैं। तो अगर जिस एंगल की वजह से डिसाइड हो रहा है कि वो एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, तो उस एंगल को एक्यूट रखना पड़ेगा, है ना। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगा। इस बात को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। हमें हमेशा इसी तरह का ट्राइंगल कंसीडर करना है, इससे इमेज भी सेट होती रहेगी दिमाग में हमेशा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड मान लेते हैं जैसे बी स्क्वायर, कोई भी एक साइड लेस होगी सम ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। तो देखो या तो इसको ऐसे लिख दो, या ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और अगर सी स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं तो ये लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये सी स्क्वायर आएगा। मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए वन साइड का स्क्वायर लेस होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो एक रिजल्ट रख लेते हैं, बाकी सबको आप समझ ही गए कि ऐसा लिख सकते हैं। ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वन साइड का स्क्वायर, और ये कौन सी होंगी, लार्जेस्ट साइड होंगी, लार्जेस्ट साइड ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि अगर लार्जेस्ट के लिए पॉसिबल है तो अदर के लिए तो होगा ही होगा। अगर देखो बी लार्जेस्ट साइड है और इसका स्क्वायर का सम भी छोटा आ रहा है इनसे, इसका स्क्वायर छोटा आ रहा है इनसे, तो स्मॉलर साइड्स के लिए तो ऑलरेडी ट्रू है ये फिर, है ना। इसलिए मैं लार्जेस्ट साइड इन्हें बोल देता हूँ। बी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये कंडीशन होगी राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और होता है ना, ये देखो हाइपोटेनियस होगी, बी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पर, ए बी और सी। तो ये बी होगा, ये ए होगा और ये सी होगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर देखो हम पढ़ भी चुके हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, हाइपोटेनियस तो सबको आनी चाहिए लगाने, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको समझ लिया था।
तो इसकी कई बार बात हो चुकी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया, तो इसको अभी हटाते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, यही साइड ग्रेटर होती है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये ऑब्ट्यूज के लिए ट्रू होगा ट्राइंगल में, कि एक साइड का जो स्क्वायर का सम होगा जो कि लार्जेस्ट है, यहाँ पर इसको बी होना पड़ेगा। ये ए होगी और ये सी होगी, इसे ए मान लो और इसे सी मान लो। ये ए, ये बी और ये सी। तो जो लार्जेस्ट स्क्वायर का सम हो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो तीनों के लिए बात है, एक्यूट के लिए कम होगा, राइट के लिए इक्वल होगा और ऑब्ट्यूज के लिए ग्रेटर होगा। तो ये होता है। अच्छा, ये रिजल्ट आया कैसे, इस रिजल्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं ट्रायंगल में हमें किस तरह की चीजें चलनी है। तो देखो, एक कोसाइन लो अपने पास होता है, कोसाइन लो, इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद साइन लो की भी बात करेंगे। कोसाइन लो देख लेते हैं आज के लिए। कोसाइन लो क्या करता है, ये एंगल और साइड्स में हमें रिलेशन बता रहा है, एंगल एंड साइड्स में, जो कि काम होता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। तो यहाँ पर एक लो डिफाइन किया गया है। सपोज एक ट्राइंगल मेरे पास ये है, ए बी और सी। तो ये साइड क्या होंगी, ये ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कोसाइन लो हम क्या लिख सकते हैं, सपोज मैं कोस ए के लिए लिख रहा हूँ, ए एंगल के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो देखो, ए के एडजेसेंट जो दो साइडें हैं बी और सी, तो इसका तो स्क्वायर का सम, ए एंगल के जो एडजेसेंट दो साइडें हैं उनके तो स्क्वायर का सम, और सब्ट्रैक्ट कर दो जो थर्ड साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, एडजेसेंट जो एंगल बन रहा है, सॉरी, जो एंगल बन रहा है उसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो उसके जो एंगल फॉर्म करने वाली जो साइड्स हैं, जो उस एंगल से कनेक्टेड जो साइड्स है, उनका तो स्क्वायर का सम, और जो रिमेनिंग एंगल बच गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय 2AC, और ये सॉरी 2BC, वही साइड्स मैंने अगेन लिए जो उस एंगल को फॉर्म कर रही हैं। तो जिस भी एंगल की हम बात करेंगे यहाँ से, उन ही उसके जो एडजेसेंट साइड होंगी उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर ए है तो बी और सी को प्रायोरिटी मिलनी थी। अच्छा, अब इसमें समझ में आएगा, ये देखो, कोस बी अगर मुझे लिखना होता तो बी को फॉर्म करने वाली साइड्स कौन कौन सी, ए और सी, तो आप इसे सीधा लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस रिमेनिंग साइड तो बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2AC। इसीलिए हम कोस सी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, अब सी है, सी को फॉर्म करने वाली साइड्स ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2AB। ये कोसाइन लो होता है, समझ गए। बाद में इसको कभी प्रूफ भी करेंगे, चलो अभी कर लेते हैं प्रूफ, बाद में क्यों करना है, अब ये हो ही गया है तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो मैं एक रिजल्ट रख लेता हूँ, बाकी रिजल्ट्स को हटा देता हूँ, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स आप लोग बना सकते हैं। समझ में आई क्या होगा, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय 2, उन्हीं साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। तो देखो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि ट्राइंगल में अगर कोई चीज हमें प्रूफ करनी है और जब तक हमें चीजें नहीं पता है तब तक सिर्फ हम हाइपोटेनियस को ही यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को ही उठा सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल उठा लेते हैं, इस लेंथ को x मान लेता हूँ और इस लेंथ को b क्यों मानेंगे, जब ये टोटल लेंथ a है और ये x है तो ये a माइनस x होगी, ठीक है। और ये हाइट हो गई, क्योंकि वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला है, अब इसकी भी हम बात कर लेंगे, है ना। तो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला है तो वो हाइट एल्टीट्यूड का काम कर रही होगी। तो इस वाले एंगल को तो हटा देते हैं और इस एंगल के लिए हम बात कर लेते हैं, है ना। चलो, अब ए के लिए करना है, चलो मैं लिख देता हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन इसके अकॉर्डिंग कर दिया है। तो ये कोस बी और ये आ जाएगा अपने पास रिजल्ट, थोड़ा छोटा भी लिख देंगे हम, इधर लिख देता हूँ इस रिजल्ट को क्योंकि जगह चाहिएगी। तो कोस बी इज इक्वल टू होगा अपने पास, बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2AC, ठीक है। अब इसे प्रूव करते हैं। तो देखो, पहले इस वाले ट्राइंगल को यूज कर रहा हूँ, फिर इसको यूज करेंगे और दोनों से ही पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, ये एच स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
अब अगर मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर रखना है यहाँ पर, तो बेस स्क्वायर को वहां भेज देंगे, तो यहाँ से निकल कर आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया, ये परपेंडिकुलर है इस कोण के लिए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, सी, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। क्लियर है। अब इस दूसरे ट्राइंगल के लिए बात कर लेते हैं, यहां से भी एच स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहां से एच स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों ही एच स्क्वायर को डिफाइन करने लग रहे हैं, तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। माइनस जब अंदर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2ax, और ये यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो हमें क्या करना है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हुआ, थोड़ा सा इसे ऐसा किया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में 2ax है। अगर मुझे ट्रायंगल गिवन होगा तो ये परपेंडिकुलर से ये वाली लेंथ तो मुझे गिवन होगी नहीं x, तो मुझे जो सारा रिजल्ट चाहिए वो मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, ए बी सी की फॉर्म में चाहिए। क्या यहाँ पर x आ रहा है, नहीं आ रहा, बल्कि कोस बी और आ रहा है। तो यहाँ पे इस x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा और इस एंगल को लाना पड़ेगा कोस बी को। तो देखो कोस बी होगा क्या, कोस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे इस एंगल के लिए, बेस तो ये होगा x और हाइपोटेनियस क्या होगी c। तो यहां से हम x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं c कोस b, c कोस b, c को मल्टीप्लाई करा दिया, तो x की जगह मैंने क्या लिखा, c कोस b। तो लिख देते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसे सोल्व भी कर देते हैं, ये माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो प्लस में आया माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a को मैंने लिखा c कोस b। तो देखो 2a से डिवाइड में भेज देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, ये इक्वल होगा कोस b के। और यही तो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था कोस b के लिए। अगर यही रिजल्ट मुझे कोस a के लिए लिखना होता तो कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से होती और b को मैं डिवाइड करता। तो कोस सॉरी, तो कोस a के लिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमने डायरेक्ट अभी देखा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। और कोस सी अगर मुझे लिखना होता तो कोस सी के लिए मैं क्या लिखता, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ba, या फिर ए भी लिख दो। तो तीनों के लिए ही हम, ये कोसाइन रूल होता है, इसे याद रखना है। अच्छा सर, इसका क्या लेना देना है हमारे एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल से, तो इसका भी हम देख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि बी स्क्वायर जो होगा वो लेस होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और हमारे पास जो कोसाइन लॉ से निकल कर आता है किसी ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए देख लेते हैं, ए बी सी के लिए, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। तो यहां से हमने देखा कि कोस ए निकल कर आया है, कोस ए देख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2b और c। देखो अगर ए एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन है कि सभी एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। तो ए भी कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। और ए अगर एक्यूट एंगल होगा तो कोस ए तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, 0 90 डिग्री, राइट, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज को कराया था 180 डिग्री। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी पहले इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाकर पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, और या फिर ये बेसिक सी चीजें तो समझ ही लो, है ना। तो ये ए अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अपने पास होते हैं, है ना, ये कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं 0 से 90 डिग्री के लिए। आपने 10th क्लास में वो टेबल भी देखी होगी वैल्यूज की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए। ये सारी वैल्यूज कैसी थी, पॉजिटिव थी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए ओवरऑल, ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वाली वैल्यूज भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए।
अब ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव कब होंगी? जब न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, कैसे? देखो 2 पॉजिटिव होगा, b लेंथ है, b क्या है? किसी ट्रायंगल की साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, और सेम ही कंसेप्ट से c भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कभी नेगेटिव नहीं देंगे, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हुआ, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हुआ। अब न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो न्यूमिनेटर क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तभी अगर डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है, तभी तो जो पूरा फ्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर हमने चेक किया पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो न्यूमिनेटर का भी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो न्यूमिनेटर को हम अगर पॉजिटिव रखेंगे, इसका मतलब क्या है? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 से बड़ा। तो ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर को मैंने वहां भेजा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन आया ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर को यहां टपा दिया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। और यही तो कंडीशन थी एक्यूट एंगल की, कि दो साइड के स्क्वायर का सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के स्क्वायर के। इसी तरह से हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहां पर आया ए कितना होगा? राइट एंगल के लिए देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल ए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ए अगर 90 डिग्री होगा तो कोस 90 डिग्री कितना होगा? जीरो होगा। कोस 90 डिग्री कितना होगा? जीरो होगा। कोस 90 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो कोस 90 डिग्री 0 होगा। तो यहां पर तो ये वैल्यू 0 आई, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। तो इस वैल्यू को यहाँ पे भेजा, ये मल्टीप्लाई हो गया, या फिर इसी कंसेप्ट से समझना है। देखो ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी पॉजिटिव, ये तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी लेंथ ट्रायंगल की अगर 0 हुई, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, है ना? तो ये तो केस कैसा हो जाएगा? लीनियर का हो जाएगा, कोलीनियर का, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो कोई भी लेंथ 0 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये तो कुछ वैल्यू होगी। तो इस ऊपर वाली वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर ये ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल फ्रैक्शन 0 बनेगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया। अब अगर एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाली साइड तो हाइपोटेनियस होगी। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी बात कर लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल मेरे पास है, उसमें ये एंगल हम ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं, थोड़ा इस तरह का बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये बी साइड है, ये सी साइड है, और ये ए साइड है। तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो देखो कोस बी के लिए मैं लिख देता हूं, अगर फिगर अब बी के लिए बना दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, यही होगा कोसाइन लो। अब अगर देखो बी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए इसे ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 90 से प्लस में तो कोस नेगेटिव वैल्यूज देगा, 90 प्लस पर तो कोस नेगेटिव वैल्यू देता है। तो कोस बी कैसी वैल्यू होनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर इस पूरे, ये नेगेटिव है, तो इस पूरे फ्रैक्शन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो न्यूमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेस देन 0 होना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 से भी कम। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन आ जाएगा, सॉरी सी स्क्वायर लेस देन आ जाएगा बी स्क्वायर से। तो मतलब दो स्क्वायर के, टू साइड्स के स्क्वायर का सम लेस देन होगा थर्ड साइड के स्क्वायर से। क्लियर है? तो ये तीनों कैसे आए ये भी हम समझ गए, और थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया कि चीजें कैसे चलेंगी आगे। तो कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब कुछ टर्म्स और देख लेते हैं बेसिक सी। हमें बोला जाता है परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर को हिंदी में लंबवत भी बोला जाता है।
बाइसेक्टर हमसे पूछा जाएगा, बाइसेक्टर क्या होता है, जिसे हम समद्वि भाजक बोलते हैं, ठीक है, समद्वि भाजक। फिर एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो वो क्या होगा, कौन समद्वि भाजक होगा, कौन समद्वि भाजक। साइड बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर है तो साइड बाइसेक्टर होगा तो उसे समद्वि भाजक हम समझ लेते हैं, तो साइड को समद्वि भाजित कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। देखेंगे अभी ये होते क्या है, अपने पास होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो कि ऊंचाई हम बोल सकते हैं एक तरह से। हमसे मीडियन भी पूछा जा सकता है, मीडियन को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो ये सब टर्म हमें पता होनी चाहिए, इनके बारे में डिटेल में बात हम करते रहेंगे, लेकिन इनके बारे में चीजें जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो हमें पता होनी चाहिए। मीडियन हो गया। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है ना, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो देख लेते परपेंडिकुलर क्या होगा। देखो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी साइड पर, तो वो एक परपेंडिकुलर है। नॉर्मल किसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो, है ना, हो सकता है किसी वर्टेक्स से ड्रॉ करना पड़ रहा है तो ये हो सकता है। तो परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है वो किसी वर्टेक्स से पास हो, किसी मिड पॉइंट से पास हो, बस वो जो साइड से जो एंगल बना रहा होगा वो 90 डिग्री का बना रहा होगा, इसलिए उसे परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बस उस बात, अगर मान लो मैं ये कहता कि यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर, तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ करता। इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और एक पॉइंट से एक लाइन पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है, ओनली वन परपेंडिकुलर इज पॉसिबल। एक ही लंब पॉसिबल है, लंबवत रेखा एक ही पॉसिबल है, एक बिंदु और एक ही रेखा पर, एक बिंदु से एक रेखा पर एक ही लंब डाला जा सकता है, याद रखना इस चीज को। बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, तो बाइसेक्टर क्या कर रहा होगा, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने का काम कर रहा होगा। क्या ये जरूरी है इस पॉइंट से पास हो, नहीं, लेकिन ये मिड पॉइंट से पास होना जरूरी है। क्या ये जरूरी है कि परपेंडिकुलर हो, नहीं, सिर्फ वो मिड पॉइंट से ही पास होनी चाहिए, इसलिए उसे बाइसेक्टर बोलेंगे। तो ओनली बाइसेक्ट, ये सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है उस लाइन को, इसके लिए भी हो सकता है और इसके लिए भी, किसी भी साइड के लिए समद्विभाजक पॉसिबल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लंबवत हो, ये किसी वर्टेक्स से पास हो रही हो। वर्टेक्स देखो एक ट्राइंगल है, वर्टेक्स भी मैं बता देता हूँ, शीर्ष बिंदु जिन्हें हम बोलते हैं, ये जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना ट्राइंगल की, इन पॉइंटों को हम क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं, या फिर शीर्ष बिंदु बोल रहे हैं, शीर्ष बिंदु। क्लियर है, तो किसी वर्टेक्स से पास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर के केस में भी और बाइसेक्टर के केस में भी, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। परपेंडिकुलर सिर्फ रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, लाइन के साथ, साइड के साथ, भुजा के साथ ट्राइंगल की, और जो बाइसेक्टर होगा वो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा। क्लियर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, देखो बाइसेक्टर है, समद्विभाजित कर रहा होगा, एक लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, एक लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, मतलब ये वाला और ये वाला। सपोज ये टोटल एंगल 60 डिग्री का था, तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में अगर इसे बांट रही है, तो ये इस रेखा को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, कौन समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ ये मिड पॉइंट हो या फिर लंबवत हो, जब तक बोला ना जाए मानना नहीं है, ठीक है। एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड क्या होगा, देखो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का ही स्पेशल केस है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का ही स्पेशल केस है। जैसे ये ट्राइंगल मेरे पास है, अगर मुझे इसके लिए ट्राइंगल एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो इस वर्टेक्स से अगर मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो इससे इसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूंगा, जो कि ट्राइंगल की ऊंचाई का काम भी करता है। जब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो उसमें जो हाइट यूज होगी वो यही वाली हाइट यूज होगी। अगर ये बेस है तो ये एल्टीट्यूड होगी, अगर ये बेस है तो इस पॉइंट से मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी होगी, जो कि क्या होगा, इस वर्टेक्स से भी पास हो रही होगी और 90 डिग्री का कोण भी बना रही होगी। क्लियर है, यहां पर दोनों पॉइंट जरूरी हैं, वर्टेक्स से भी पास हो, इसका मतलब ये एक ऐसा परपेंडिकुलर होगा जो कि वर्टेक्स से पास हो रहा होगा।
परपेंडिकुलर तो है लेकिन वो वर्टेक्स से पास होना चाहिए, वो एल्टीट्यूड होगा। मीडियन की बात कर लेते हैं, ये भी बाइसेक्टर का स्पेशल केस है, ये भी बाइसेक्टर का स्पेशल केस है। तो ये एक ऐसा बाइसेक्टर होगा जो कि वर्टेक्स से पास हो रहा होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो मतलब वर्टेक्स से पास होने वाली एक ऐसी लाइन जो अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट से पास हो, अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट से पास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो देखो बाइसेक्टर क्या थी, मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, लेकिन ये स्पेशल केस होगा, ये वर्टेक्स से पास होनी चाहिए, वर्टेक्स से लाइन, तो ये मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो ये क्या होगी अपने पास, मीडियन होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं, इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल और उस ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, मतलब ये मिड पॉइंट से भी पास हो और एंगल 90 डिग्री का भी बन रहा हो। तो समझ रहे हो ये स्पेशल केस, मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर बोला था तो वो सिर्फ साइड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, एंगल बाइसेक्टर है तो सिर्फ एंगल को ही बाइसेक्ट कर रही होगी, अगर बाइसेक्टर है तो सिर्फ बाइसेक्ट कर रही होगी, मिड पॉइंट से पास हो रही होगी। एल्टीट्यूड है तो वर्टेक्स से भी पास होगी, और एल्टीट्यूड है तो वर्टेक्स से भी पास होगी और 90 डिग्री का भी एंगल बना रही होगी एल्टीट्यूड, ठीक है। और अगर मीडियन है तो वर्टेक्स से भी पास हो रही होगी और बाइसेक्टर भी होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी होगी और मिड पॉइंट से भी पास होगी। अब यहां जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास हो, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल मैं एक केस बना लेता हूं, एक मिनट। तो देखो जैसे एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं और ये सभी केस एक साथ समझ लेते हैं एक ट्रायंगल में, तो ये सब क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो एक ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी। देखो अगर मैंने किसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड के, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सिर्फ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ड्रॉ करता हूं एल्टीट्यूड, तो ये देखो क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो वर्टेक्स से पास हो रही होगी और 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अगर ये मिड पॉइंट है, ओ पॉइंट ये मिड पॉइंट है, मैं बोल देता हूं इसे मिड पॉइंट, तो वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। तो ये तो क्या था मेरे पास, एल्टीट्यूड, ये क्या है, मीडियन है। अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उसे हम बाइसेक्टर बोलेंगे, ये बाइसेक्टर होगी। थोड़ी सी टेढ़ी बना देते हैं। और बाइसेक्टर के साथ साथ वो परपेंडिकुलर भी है, अगर बाइसेक्टर के साथ साथ वो परपेंडिकुलर भी है, देखो ये परपेंडिकुलर भी है, तो इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये सब अलग अलग है, कौन सी लाइन वर्टेक्स से पास होगी, सिर्फ एल्टीट्यूड और मीडियन ही वर्टेक्स से पास होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए पता होना चाहिए हमें, इसलिए हम इतने डिटेल में इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा, सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, बाकी वो कहीं से भी पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्टर वो कहीं से भी पास होगी, बस मिड पॉइंट से पास होगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी ट्राइंगल को लेकर जो आज हमने कर लिया, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और आगे की चीजें भी जानेंगे, ठीक है। और अभी ट्रायंगल में बहुत कुछ बचता है, सेंटर्स के बारे में, ट्रायंगल में काफी तरह के सेंटर्स होते हैं, सेंट्रोइड होता है, इन सेंटर होता है, ठीक है, सरकम सेंटर होता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये कुछ बेसिक से चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये टर्म्स अगर हमें नहीं पता होगी तो फिर आगे तक दिक्कत होगी। तो एक बेसिक हमने आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे अच्छे से समझो, ठीक है। समझ नहीं आया तो एक बार वापस से इसे देखो, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने लग रहे हैं, बिल्कुल ट्राइंगल को बेसिक से उठाया है और पूरा हम ट्राइंगल समझेंगे, एक एक क्वेश्चन हम ट्राइंगल का करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर ही लो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, आगे की चीजें जानते हैं, इन पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बाय बाय।